हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोन रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कैस्पियन सी को लेकर के, तो कैस्पियन सी को अगर हम मैप में व्यू करें, कैस्पियन सी पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी के रूप में लोकेटेड है। कैस्पियन सी में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि नर्दर्न पार्ट में अगर हम देखें तो वोल्गा रिवर जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो अपने बॉर्डर को मर्ज करती है। कैस्पियन सी से 5 कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। इन कंट्रीज के नेम है रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। इन कंट्रीज के नेम को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो और ट्रिक है तारीख। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो कैस्पियन सी एक एंडोरिक बेसिन है। एंडोरिक बेसिन क्या होता है? जिसमें वाटर का इनफ्लो तो होता है लेकिन यहाँ से आउटफ्लो नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो किस बेसिस पर मेंटेन रह पाता है? तो इवेपोरेशन के प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर वाटर का जो एक लेवल है वो मेंटेन रह पाता है। तो एक कैस्पियन सी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे मेंटोर जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टैटिक पार्ट भी और आपका करंट अफेयर पार्ट भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में तैयार करवाते हैं। डेली बेसिस पर आपको टारगेट देते हैं और टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी अवेलेबल करवाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी मेंटरशिप प्रोग्राम के जो भी बेसिक फीचर हैं उनको व्यू कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है केदारनाथ टेम्पल को लेकर के। यहाँ पर ये बोला गया है केदारनाथ टेम्पल के जो भी मेंटेनेंस वर्कर्स हैं उन सभी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि केदारनाथ टेम्पल जो पहले चांदी से एक तरीके से कवर था इसका इंटरनल पार्ट, और इसको अच्छे से सजाया गया था। अब ये बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर सोने का कवर चढ़ाने का काम करवाएंगे। तो जब क्वेश्चन किया गया कि बिजनेसमैन का नेम, तो उसको लेकर के बोला गया कि गुप्त दान है, मतलब उन्होंने अपना नाम जो है वो रिवील नहीं किया है। लेकिन केदारनाथ टेम्पल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। 2013 के टाइम में भी केदारनाथ टेम्पल न्यूज़ में रहा था क्योंकि उस टाइम यहाँ पर फ्लैश फ्लड जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा इशू जो है उसमें लैंडस्लाइड भी इंक्लूड हो गए थे। ये सारे रीजन जो है 2013 में जो फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई उसका एक बेसिक रीजन था क्लाउड बस्ट। इसके बारे में भी हम बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केदारनाथ टेम्पल के बारे में, तो केदारनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर देखो जो केदारनाथ टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 1200 साल पहले इसको बनाया गया था, मतलब 1200 साल पुराना है ये मंदिर, और आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको बनाया गया था। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है केदारनाथ टेम्पल। ये जो केदारनाथ टेम्पल है ये कुछ टाइम के लिए इसको बंद भी किया जाता है। तो हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्तिक मंथ के फर्स्ट डे को इसको बंद कर दिया जाता है और वैशाख के मंथ में दोबारा से इसको ओपन किया जाता है। कार्तिक मंथ कब आता है? कार्तिक मंथ आता है जो हमारी इंग्लिश मंथ है, जिसमें अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के टाइम, और वैशाख मंथ आता है अप्रैल मई के टाइम में। मतलब अगर सीधी तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि जब यहाँ पर विंटर सीजन है जिसमें हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल और अदर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उस टाइम इस टेम्पल को बंद कर दिया जाता है। ये जो केदारनाथ टेम्पल है वो मंदाकिनी रिवर और माइथोलॉजिकल सरस्वती रिवर के बैंक के ऊपर लोकेटेड है। 2013 में जो फ्लैश फ्लड यहाँ पर इशू देखने को मिला केदारनाथ वाले रीजन में उत्तराखंड में, जिसको उत्तराखंड त्रासदी के नाम से आपने न्यूज़पेपर अगर आप उस टाइम देखते होंगे तो
आपने सुना होगा इसके बारे में। बहुत सारे लोग उस टाइम यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे और उनकी जो एक तरीके से मतलब वो यहाँ पर इस फ्लैश फ्लड में एक तरीके से उनकी जान चली गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन हुई। क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट में क्या होता है कि कुछ स्मॉल एरिया में कम टाइम में ही हैवी रेनफॉल देखने को मिले, इसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। आईएमडी के अकॉर्डिंग एक इसकी जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है कि 1 घंटे में अगर 100 mm रेनफॉल हो जाए एक स्मॉल एरिया में 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में, तो उसको आईएमडी के अकॉर्डिंग क्लाउड बस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी न्यूज़ में रहा था क्लाउड बस्ट जैसी क्लाउड बस्ट वर्ड, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के टाइम पे भी इस तरीके के इशू देखने को मिले थे, लेकिन बाद में क्लियर किया गया था कि ये क्लाउड बस्ट नहीं था, हैवी रेनफॉल उस जगह देखने को मिला था। तो ये केदारनाथ टेम्पल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स और क्लाउड बस्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एचसीओ की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग स्टार्ट हुई। इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, अच्छे से ग्रोथ होए इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी पार्टनरशिप इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर हैं उन सभी में हमें फुल ट्रांजिट राइट्स जो हैं वो सभी मेंबर्स को देना होगा। लेकिन साथ ही साथ में हमें फोकस करना होगा कि फुल ट्रांजिट राइट जो है वो आपको मिले, लेकिन इसके साथ में टेररिज्म जैसे इशू जो है वो क्रिएट ना हो सके। इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए, मतलब फुल ट्रांजिट राइट जो है वो हमने इसलिए इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान को बाय लैंड रूट को फॉलो करते हुए अफगानिस्तान के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करने की जब कोशिश करता है तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी इंडिया अपनी रीच बना सकता है अफगानिस्तान कंट्री के साथ में मिलकर के, और इसमें अगर पाकिस्तान भी अपना साथ दे, लेकिन साथ ही साथ टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज जो है वो इसमें इंक्रीज ना हो। आप सभी को पता है कि जो अफगानिस्तान है उस तक कनेक्टिविटी और सेंट्रल एशियन तक कनेक्टिविटी देने के लिए ही इंडिया ने ईरान जो कंट्री है वहाँ पर चाहबार पोर्ट को डेवलप किया था, क्योंकि हमारे वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान कंट्री है और उसके साथ में हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम से बेहतरीन नहीं है। इसी की वजह से इंडिया ने इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हम अपनी रीच बना सकें। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टेररिज्म के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। इसका रीजन ये भी है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक तो उनका सेक्रेटरीट है जो बीजिंग में लोकेटेड है, और सेकंड है रेड्स। रेड्स क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है। ये जो रेड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एचसी ऑर्गेनाइजेशन की एक परमानेंट बॉडी रेड्स जो है वो टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, इन सभी को कॉम्बैट करने के लिए काम करती है। तो स्पेसिफिक यहाँ पर बात किया गया है, इंडिया ने जो अपनी बात रखी उसमें ये बोला गया कि सभी कंट्री जो भी मेंबर कंट्रीज है, और प्रेजेंट टाइम में 9 मेंबर हो गए हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें ईरान भी जो है लास्ट ईयर उसको शामिल किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया ने स्पेसिफिक फोकस किया कि अगर हम कोऑपरेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो सभी कंट्रीज एक साथ में मिलकर के रहें, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी जाकर के संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं वो उसको हम क्या कर पाएंगे, एक तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि कुछ डाटा है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूरेशियन पार्ट में जो एरिया है उसका 60% एरिया को कवर करता है। मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री हैं वो यूरेशियन एरिया में 60% एरिया को कवर करते हैं। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसके 40% पॉपुलेशन को कवर करता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें अगर जीडीपी की, तो पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसके 30% जीडीपी को कवर करता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रीजनल बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
श्रीलंका हमारा रीजनल कंट्री है। यहाँ पर 2019 में कुछ इशू देखने को मिले। 2019 में यहाँ पर ईस्टर डे वाले दिन कुछ अटैक होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि श्रीलंका में अभी प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो देखने को मिल रहे हैं, उसके बेसिक रीजन जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे 2019 में, जो उनके ऊपर यहाँ पर अटैक हुई। हालांकि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम और देखें तो 2009 में जब यहाँ पर सिविल वॉर की एंडिंग हुई, उसके बाद में श्रीलंका ने कभी भी अपनी जो इकोनॉमी है उसको मल्टी लेवल पर इंक्रीज करने की कोशिश नहीं की, मल्टी सेक्टर में अपनी ग्रोथ करने की कोशिश नहीं की, और सिर्फ एक ही पार्ट के ऊपर, जिसमें स्पेसिफिक हम बात करें तो उन्होंने फोकस किया टूरिज्म, और जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप है उसी के ऊपर फोकस किया। जो एक्सपोर्ट ये कर सकते थे उनको इंक्रीज कर सकते थे, उनको ज़्यादा इंक्रीज करने की नहीं कोशिश की। तो इसी के कारण 2019 में जब यहाँ पर अटैक हुआ ईस्टर डे पर, और टूरिज्म यहाँ का एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में, तो इसकी वजह से जब लोग यहाँ पर कम आने लगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हुई। साथ ही साथ फिर कोविड पेंडेमिक जो आ गया 2020 में, उसने भी उनकी परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती। तो ये बोला गया है कि वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं उनको ही एक सस्पेक्ट के नाम पे उनका ही नाम सामने आया है कि जो ईस्टर डे अटैक हुए थे उनमें उनका नाम जो है एक तरीके से उनका सपोर्ट करना या उनका जो नाम है वो इन चीज़ों में आता है। अभी देखो, इसमें जो भी इशू है उसको लेकर के डिस्कशन होगा, एक तरीके से खोज करने की कोशिश की जाएगी, डिस्कवरी की जाएगी कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से ये सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। बस आपको ये ईस्टर डे इशू और श्रीलंका में इसका क्या इफेक्ट पड़ा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये एचसीओ की मीटिंग जो हुई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इम्पोर्टेंट बात बोली कि हमें जो भी रीजनल कोऑपरेशन जो है उसको इंक्रीज करना होगा, तभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि इंडिया की जो वरीज है, इंडिया ने जिस पॉइंट के बेसिस पर ये अपना स्टेटमेंट दिया है उसको हम समझते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रीजनल एरिया में चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ में तो काफ़ी लंबे टाइम से जो ट्रेड है वो भी बंद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्यू टू मैनी टेररिज्म अटैक। तो इसी की रीजन से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो और फिर भी आपके रिलेशन बेहतरीन लेवल पर एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव को आप सर्व करना चाहते थे उस ऑब्जेक्टिव तो आप सर्व ही नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए केरला हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली बोला है कि डॉग बाइट विक्टिम जो है अब उनको टेक केयर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉग बाइट विक्टिम्स मतलब रेबीज जो वायरस है वो इफेक्ट कर रहा है, दोबारा से इसके केसेस देखने को मिले हैं। केरला में तो एक चाइल्ड का इसमें डेथ भी हो गया, एक 12 साल की एक छोटी बच्ची का इसमें डेथ भी हो गया है। तो इसकी वजह से रेबीज वायरस को लेकर के दोबारा से इशू जो है वो इंक्रीज हुए हैं। देखो इस आर्टिकल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस आर्टिकल में ये बताया गया है, तब हमने डिस्कस किया था कि रेबीज जो वायरस है वो मैक्सिमम अगर हम देखें तो इन्फेक्टेड डॉग एंड कैट्स की वजह से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, और स्पेसिफिक फिर ये जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है रेबीज वायरस। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ह्यूमन स्पेसिफिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर फोकस किया जाए इसकी जगह जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उन सभी के ऊपर फोकस किया जाए, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाया जाए, तो इस तरीके के जो इशू हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज नहीं हो और उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर इशू देखने को मिला। एकनाथ शिंदे जो एक तरीके से अपने आप को बोलते हैं कि रियल शिवसेना को वही रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में मिलकर के बीजेपी के साथ में अपने आप को मर्ज किया और अभी वहाँ के सीएम है। तो यहाँ पर अपोजिशन ने एक तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है आदित्य ठाकरे ने कि 2 प्रोजेक्ट्स जो गुजरात में एस्टेब्लिश हुए वो महाराष्ट्र में आ सकते थे, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक तरीके से कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रोविजन दिए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए बनाने के लिए, उन सभी को फॉलो नहीं करे अगर कोई गवर्नमेंट, तो उसको बोल सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी एक नई स्कीम लॉन्च की है और स्कीम का नेम है ब्रेकफास्ट स्कीम। तो इसी के बारे में बताया गया है कि अच्छी स्कीम है, सभी स्टेट्स को इसको फॉलो करना चाहिए और इस स्कीम से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर जब क्वेश्चन किया गया, प्रेजेंट टाइम में डीएमके पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है, तो वहाँ के जो सीएम हैं उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये स्कीम जो है इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप पॉलिटिकल बेसिस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने बोला कि देखो ये फ्री वाइज नहीं है ब्रेकफास्ट स्कीम। जिस तरीके से मिड डे मील स्कीम के तहत जो एक न्यूट्रिशन बेस्ड फूड जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, सेम इसी तरीके से हमने ये व्यू किया है कि अगर आपके डे की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ में होती है तो आप में जो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है आपकी स्टडी को लेकर के वो भी इंक्रीज होता है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमने न्यूट्रिशन लेवल पर जो हम बात कर रहे थे कि मिड डे मील स्कीम के तहत इसको इंक्रीज किया जा सकता है, हमने उसी का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की है कि हम दिन की शुरुआत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ में करें, ताकि जो हमारे चिल्ड्रन हैं, हमारी न्यू एज जो हमारी न्यू जनरेशन है उसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो। साथ ही साथ जो है उनकी फिजिक के बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी मेंटेनेंस और ये सब कुछ रह सके। तो इसमें ब्रेकफास्ट स्कीम में जो भी उनको प्रोटीन बेस्ड और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन लेवल, इन सभी को लेकर के कुछ टारगेट डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो भी स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको हम 293 कैलोरीज एंड एवरेज प्रोटीन इनपुट ऑफ 9.85 जीएम पर डे, इतना जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिड डे मील स्किल में अगर हम देखें मिड डे मील स्कीम में तो 553 कैलोरीज और 18 ग्राम प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसको इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने अपनी गाइडलाइन में बोल रखा है कि 450 से 700 कैलोरी पर चाइल्ड पर डे और प्रोटीन जो है वो 12 से 20 ग्राम पर डे ये उनको प्रोवाइड करवाए जाए। और देखो मिड डे मील स्कीम के बेसिस पर हमने ये देखा कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। पॉजिटिव रिजल्ट में हमने ये देखा कि नए बच्चे जो हैं वो स्कूल से जुड़े, जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो स्कूल से जुड़े, और इसके साथ साथ में उनका न्यूट्रिशन लेवल तो इंक्रीज हुआ ही, एजुकेशन के साथ में भी उनका जो कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो यूथ है उसमें एजुकेशन की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सकी। तो मिड डे मील स्कीम के काफ़ी अच्छे बेनिफिट रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अब ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम है इसमें भी न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना, साथ ही साथ जो है वो एजुकेशन लेवल को भी इंक्रीज करना, इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो तमिलनाडु जो एरिया है वहाँ पर पहली बार इस तरीके की कोशिश नहीं की गई है। इससे पहले भी 1920s के टाइम से ही मदुरई नाम से जब एग्जिस्ट करता था तभी से यहाँ पर इस तरीके की स्कीम जो है वो रेगुलर चली आ रही है। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हो रहा था। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में 1956 से इस तरीके की स्कीम वहाँ पर स्टार्ट की गई। फिर मिड डे मील स्कीम जब आया तो उसको भी यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की गई। खाने में भी वहाँ पर मिड डे मील स्कीम में बहुत सारी वैरायटी देने की कोशिश की जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रह सके। तो अदर स्टेट्स को इनसे सीखना है कि ये जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही है इसके बेसिक जो फैक्ट्स हैं, बेसिक जो रिजल्ट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अदर स्टेट्स भी इस तरीके की स्कीम को लॉन्च करें। देखो तमिलनाडु में एक मेजर इशू है, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ के जो बच्चे और जो वीमेन हैं उनमें एनीमिया काफ़ी ज़्यादा इशू है। देखो एनीमिया वहाँ पर ही नहीं, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटाज को व्यू करते हैं तो उसमें बताया गया है कि एनीमिया एक बेसिक प्रॉब्लम इंडिया में इंक्रीज होती जा रही है। तो इन सभी को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? एलिमिनेट किया जा सकता है एक अच्छी डाइट से, और अच्छी डाइट में भी जो न्यूट्रिशन लेवल जो हो वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो, तभी जाकर के इस प्रॉब्लम को डिक्रीज किया जा सकता है। और इसी को काउंटर करने के लिए तमिलनाडु स्टेट ने ये ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए। देखो इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने ये बताया है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल पॉपुलेशन की बात की है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो टाइम के साथ में जो पॉपुलेशन है वो भले ही इंक्रीज होती जा रही है, 2030 तक 8.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर हम एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी की बात करें तो लास्ट 70 ईयर से कंसिस्टेंटली मतलब निरंतर डिक्लाइन हो रही है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पहले अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा रहते थे वो टाइम के साथ में 50% तक डिक्रीज हो गए हैं, और 1951 के टाइम में पर वीमेन 5 चिल्ड्रन जो एक एवरेज था वो अभी 2020 तक आते आते 2.4 चिल्ड्रन रह गया है, मतलब 50% जो है वो डिक्रीज हो गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, तो इसमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और पॉपुलेशन डिवीजन इन सब ने मिलकर के इसको तैयार किया। इन्हीं ने अपनी रिपोर्ट में ये सारे डाटा रखे हैं कि 50% तक जो रेट है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम बात करें तो जो सोशल फिनोमिना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्पीड अप देखने को मिल रहा है। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रांजिशन लेडर जो है वो रिचर कंट्रीज़ की वजह से, जैसे रिचर कंट्रीज़ जो हैं उसमें मान लो पहले पर वीमेन 5 चिल्ड्रन थे, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होते होते लगभग 100 से 150 साल इसमें लगे ट्रांजिशन होने में। लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ ही टाइम में ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने 130 ईयर लिए अपने ट्रांजिशन में, जैसे कि 1930 में वहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1800 में वहाँ पर वीमन 5 चिल्ड्रन होते थे, 1930 में वहाँ पर आकर के पर वीमन जो है वो 2 बच्चे होने लग गए। मतलब ट्रांजिशन टाइम में उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम लिया, इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साउथ कोरिया ने सिर्फ 20 साल में 1965 से 1985 में सेम टारगेट उन्होंने अचीव किया। पहले 5 बच्चे होते थे और फिर 2 बच्चे होने लगे, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 20 साल में कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सब सहारा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर 250 एंड ग्रोथ थ्रू 2100। ओके, और न्यूली रिलीज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस नोट्स द ग्लोबल फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 3 इन 1990 टू 2.3 इन 2021। मतलब ग्लोबल फर्टिलिटी रेट मतलब पहले पर वीमन जो है इतने बच्चे होते थे और अब जो है पर वीमन इतने बच्चे होने लग गए। ये जो है अगर हम देखें तो 1990 में 3 बच्चे थे और अभी 2.3 मतलब ये मत सोचना कि आधा बच्चा, मतलब किसी में 3 किसी में 2 किसी में 1, तो ये एवरेज निकल करके सामने आता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो भाई जो एडवांस्ड जो इकोनॉमीज हैं वहाँ पर जो है फर्टिलिटी रेट वो एक रिप्लेसमेंट रेट जो है 2.1 उससे भी नीचे वहाँ पर जारी है। साउथ कोरिया में भी लोवेस्ट 1.05 चिल्ड्रन पर वीमेन, और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0। ठीक है, 2021 में अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पर ये सारे डाटा देखने को मिले हैं, और पिछले 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो 10% का यहाँ पर डिप देखने को मिला है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट उस टाइम पर वीमेन 6 चिल्ड्रन थे, और अभी इट हैड टेकन 25 ईयर्स टू रीच 5। 25 साल में 5 बच्चों तक पहुंच गए। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो अपना फर्स्ट एवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1952 में लॉन्च हुआ। तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुई 4 बच्चों तक 1990s के टाइम में, और फिर केरला पहला स्टेट बन जाता है जहां पर फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आई। धीरे धीरे दूसरे जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया, और अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के डाटा ये बताते हैं कि 5 स्टेट्स जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट रेट, उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है, जैसे कि बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।
अब ये हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या है फर्टिलिटी रेट, इससे क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। देखो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी कम होगा, पॉपुलेशन कम होगी तो काफ़ी ज़्यादा हमारे इशू कम होंगे। लेकिन इसके बहुत सारे ये सारे जो चेंज हैं कि जो फर्टिलिटी रेट और जो रिप्लेसमेंट रेट है वो डिक्रीज हो रही है, इसका बेसिक रीजन क्या है। बेसिक रीजन ये है कि वीमेन का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया है, वीमेन अपने कैरियर ओरिएंटेड अपनी लाइफ को सोचने लग गई हैं। एक एजुकेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, मैरिज जो एज है उसमें थोड़ा लेट होने लगा। इसके अलावा जो जो भी जैसे कि बच्चे जो हैं उनको एक तरीके से हर चीज़ से रिलेट करके देखा जाने लगा कि कितने बच्चे होने चाहिए तो कितना इकोनॉमिक बर्डन होगा, कितना ज़्यादा जो है वो सेविंग इंक्रीज हो पाएंगी। इन सभी को ध्यान में रख करके और ये सारी अवेयरनेस क्रिएट हो पाई एजुकेशन की वजह से। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से, इन सारे इश्यूज की वजह से जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होगी, तो देखो जापान पहला ऐसा कंट्री देखने को मिला जहाँ पर अचानक से यूथ के बाद में अचानक से ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इसी तरीके से अचानक से डिक्रीज हुआ है रिप्लेसमेंट रेट या फिर फर्टिलिटी रेट, तो इसकी वजह से अचानक से जो यूथ एज है वो कम होकर के ओल्ड एज जो है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस ओल्ड एज की पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ेगी तो किसी भी कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन भी क्रिएट होंगी, क्योंकि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो इसका अल्टरनेट यही है कि जो भी फर्टिलिटी रेट एक अचानक से सडन लेवल पर डिक्रीज हो रही है उसको हम एक स्लोली प्रोसीजर के तहत डिक्रीज करने की कोशिश करें। डिक्रीज तो करना है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से रिसोर्सेज में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इन सभी को हमें रेगुलेट करने के लिए डिक्रीज तो करना है, लेकिन डिक्रीज करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ना कि इसी तरीके से कि कुछ टाइम में ही बिल्कुल आधी जो है वो फर्टिलिटी रेट तक आ गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर यहाँ देखिए देखो सीयूईटी का एग्जाम जो है वो आप सभी को पता है कि यूजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था जेएनयू ने, और इसमें 21,000 जो बच्चे हैं उन्होंने 100% क्लियर किया है। मतलब डीयू की जो कॉलेज है उनमें आपको एडमिशन के लिए अब पहले एग्जाम देना होगा, एग्जाम क्लियर करके फिर आपको यूजी में एडमिशन लेना होगा। इसको लेकर के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, और इसका ये मानना था कि जो कोचिंग जो कल्चर है इसकी वजह से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इससे अपना रिप्लाई मांगा है कि इस इश्यू के ऊपर आप जो है वो किस तरीके से इसको सोचते हो और किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने AN-32 को 200 घंटों के लिए, मतलब इसमें बायोडीजल जो है वो मिक्स किया और बायोडीजल ब्लेंड करके इसको उड़ाया। तो उड़ाने पर ये देखने को मिला कि जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिक्रीज हुआ, और इसकी जो एफिकेसी जो है फ्यूल की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर बात की गई है बायोडीजल की। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल एक तरीके का बायोफ्यूल है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूल यूज़ करते हैं हम पेट्रोल और डीजल, उसको रिप्लेस कर सके, क्योंकि बायोडीजल ये ऐसे फ्यूल हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, और इनसे जो एफिकेसी रेट है फ्यूल की वो भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो एक तरीके से इनके प्रोडक्शन में जो भी इशू है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायोफ्यूल को जितना ज़्यादा यूज़ हम इंक्रीज़ करेंगे अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और हम अपने आप में ही मेड इन इंडिया के रूप में अपने आप को सामने लेकर के आ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 2018 में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें डिसाइड किया था कि 2030 तक हम जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 20%, और इसके अलावा अगर हम देखें बायोडीजल की ब्लेंडिंग करेंगे 5%। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इस टारगेट को, ये जो डेट है 2030 जो ईयर है, इसको डिक्रीज कर दिया गया है, और अब ये बोला गया है कि 2025-26 तक ही इस टारगेट को हम अचीव करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर ही, इंडिया जो है खुद के ऊपर ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी जो है हो पाए।
बायोफ्यूल की कुछ जनरेशन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो है इसको डायरेक्टली जो फूड क्रॉप्स हैं उनसे बनाया गया था। सेकंड जनरेशन जो है उसको हमने नॉन फूड क्रॉप से बनाया। थर्ड जनरेशन उसको एल्गी से फॉर्मेशन किया गया। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है उसको हमने जीएम क्रॉप से बनाने की कोशिश की। तो ये एक तरीके से एक बेसिक प्रोविजन जो है वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आप सभी को पता है ट्राइबल एरियाज के सिक्योरिटी के लिए काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एकलव्य स्कूल जो है जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के अपग्रेडेशन के लिए बनाई गई, उनमें देखने को मिल रहा है कि टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी स्कीम लॉन्च की जाती है उनका बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो भी बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।